हेलो। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जैन सुहानी। आवाज़ आ रही है क्या बच्चों? गुड। ठीक है। हम 1 मिनट और इंतज़ार करेंगे ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। कॉपी निकाल लें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, तब तक हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं अपने में हमको क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। आई थिंक मैंने सभी को इन्फॉर्म किया था कि रेगुलर क्लासेस रहेंगी तो बच्चों को रेगुलर जुड़ना है, बट इट्स ओके। चलो मुझे एक बात बताओ, आप पहले कश्मीर हिमालय लिखना चाहते हो कि पहले सारे हिमालय पढ़ लेना चाहते हो? इको आ रहा है? नहीं, इको तो नहीं आना चाहिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अलग अलग बोल रहे हो। कोई बोल रहा लिखना है, कोई। चलो लिख लेते हैं पहले कश्मीर हिमालय। ठीक है ठीक है। मिक्स नहीं करेंगे, लिख लेते हैं पहले। तो हमने स्टार्ट किया था कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय हमने स्टार्ट किया था, तो उसी में हेडिंग डालेंगे। जस्ट अ मिनट। हेडिंग डालेंगे कश्मीर ऑब्लिक पंजाब हिमालय। कश्मीर ऑब्लिक पंजाब हिमालय। पॉइंटर्स लिखना शुरू करेंगे। ज्यादातर पॉइंटर्स प्रीलिम्स के लिए हैं। मेंस में भी पूछ चुका है एमपीपीएससी। यूपीएससी ने मेंस में अभी तक नहीं पूछा इससे रिलेटेड कुछ, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत कुछ आता है। लिखेंगे सबसे पहले, इन द कश्मीर रीजन, इन द कश्मीर रीजन they are called as Kashmir Himalaya. They are called as Kashmir Himalaya. In the Kashmir region, they are called as Kashmir Himalaya. That is, that is the northern part, the northern part of Jammu and Kashmir. That is the northern part of Jammu and Kashmir, including Pir Panjal,
including Pir Panjal and Zaskar Range. Zaskar Range. In the southern part, next point, in the southern part, they are called as Punjab Himalayas. They are called as Punjab Himalayas. बना लो ये डायग्राम. बन जाए तो मुझे बताओ. डायग्राम बन जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो. बन गया. चलो ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे. थर्ड पॉइंट लिखेंगे. कश्मीर वैली. कश्मीर वैली is located between is located between Pir Panjal and Zaskar Range. Pir Panjal and Zaskar Range, comma, and it is formed by Jhelum River. It is formed by Jhelum River. Kashmir Valley is located between Pir Panjal and Zaskar Range, and it is formed by Jhelum River. Full stop. पैराग्राफ चेंज करेंगे, नया पॉइंट नहीं है, उसी पॉइंट में लिखना है, लेकिन थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके. इस तरीके से दूसरे कलर के पेन से लिखेंगे झेलम रिवर. झेलम रिवर. तीन चार फैक्ट्स जो कई पेपरों में पूछता है. दिस रिवर flows from India Pakistan border. India Pakistan border.
it forms famous Dal Lake. It forms famous Dal Lake. Third point, this river meanders in youth stage. ये कुछ नया पॉइंट है, कुछ नया आ रहा है। यूथ स्टेज में मियंडरिंग कैसे कर रही है रिवर। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको यूथ मैच्योर और ओल्ड स्टेज याद है रिवर की? आपको यूथ मैच्योर याद है? यूथ मैच्योर, ओल्ड स्टेज। हमने क्या पढ़ा था कि रिवर जो होती है वो ओल्ड स्टेज में मियंडर करती है, यूथ स्टेज में उसका मियंडर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन झेलम रिवर के साथ केस थोड़ा सा अलग है। तो क्या अलग है भाई झेलम रिवर के साथ? पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि झेलम कहाँ से फ्लो कर रही है, झेलम का ट्रेजेक्टरी क्या है, झेलम कैसे कहाँ जा रही है, वो देखें। अपनी स्क्रीन पे देखें, जहां मैं इंडिया का ऊपर का हिस्सा बना रहा हूँ। हमारी झेलम रिवर जो है वो जब ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट होने के बाद वो इस तरीके से जाती है और ये इंडिया पाक बॉर्डर यहाँ से बनाती है। ये देख रहे हो बिल्कुल बॉर्डर पे जहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इंडिया पाक बॉर्डर यहाँ बनाती है। और इसी बीच ये यहाँ पे कश्मीर में एक लेक बनाती है, इस लेक का नाम है डल लेक। ये यहाँ पे एक लेक बनाती है, डल लेक। जो लेक है, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि डल लेक जो है वो किस रिवर पे बनी है, तो उसका आंसर है झेलम रिवर। एक बात हमेशा याद रखें, जो जो चीज इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहती है वो हमेशा झेलेगी। इसीलिए झेलम रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। झेलम रिवर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है। ये जहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल बॉर्डर से जा रहा है, ये इस एरिया में देखो, ऊपर वाले मैप में ये वाला एरिया जो था यहाँ बॉर्डर से आ रहा था, यहाँ से झेलम रिवर आती है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये यूथ स्टेज में क्यों मियंडर कर रही है, तो उसको भी समझ लेते हैं कि ये यूथ स्टेज में क्यों मियंडर कर रही है। उससे पहले आप यहाँ पे जरा देखो कि झेलम रिवर कैसे आ रही है। ये देखो, ये आ रही है झेलम रिवर, ये यहाँ से झेलम रिवर आ रही है। ठीक है। तो ये झेलम रिवर की ट्रेजेक्ट्री है, इंडिया के मैप पे आप देख पा रहे होगे। झेलम रिवर यूथ स्टेज में क्यों मियंडर कर रही है, इस चीज को समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको करेवा सॉइल बताया था, तो करेवा सॉइल का जो खेल था वही कारण है कि आपकी झेलम रिवर मियंडर कर रही है। इस चीज को हम थोड़ी सी देर में समझेंगे। ध्यान से देखें, हमारे पास एक ये ऊपर माउंटेन है, ये हमारे पास एक माउंटेन है, और ये हमारा ग्रेट हिमालय है, और नीचे हमारे लेसर हिमालय है। नीचे हमारे लेसर हिमालय है। इसके बीच से जब झेलम रिवर फ्लो करना शुरू करी, मैंने आपको बताया था एक पुरानी रिवर है, एंटीसीडेंट रिवर है, और झेलम रिवर ने फ्लो करना शुरू किया, तो बेटा हुआ क्या कि झेलम रिवर के पूरे सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो गए। झेलम रिवर के बहुत सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो गए, बहुत सारे सेडिमेंट्स। और इसके कारण क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इलाका फ्लैट बन गया। ये पूरा इलाका कैसा बन गया? एक प्लेन एरिया बन गया, एक फ्लैट एरिया बन गया। प्लेन एरिया बन गया, फ्लैट एरिया बन गया। और आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर रिवर माउंटेन्स में फ्लो कर रही है तो वो यूथ स्टेज में होती है, और वो मियंडर नहीं करती, वो मियंडर नहीं करती।
लेकिन यहाँ के केस में क्या हुआ, वो फ्लो तो माउंटेन्स में ही कर रही है, लेकिन बीच में एक प्लेन एरिया बन गया, जिसको आपने करेवा बोला था। ये बीच में एक प्लेन मैदान जैसा एरिया बन गया है। और फिर अब रिवर भी मजबूर है कि जब वो यहाँ से प्लेन एरिया में फ्लो करती है रिवर, तो उसको मियंडर करना ही पड़ता है। और इसीलिए झेलम इज अ रिवर विच मियंडर्स इन यूथ स्टेज। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बता दी। अगर मुझे एक लाइन में लिखना हो कि झेलम यूथ स्टेज में मियंडर क्यों कर रही है, उसका एक जवाब लिख दो, तो मैं सीधे सीधे एक लाइन में लिखूंगा कि माउंटेन्स के बीच में दो माउंटेन्स के बीच में प्लेन बन गया, एक प्लेन बना, और प्लेन में हमेशा ही रिवर मियंडर करती है। वो प्लेन कैसे बना, जो सेडिमेंट्स हमारी झेलम रिवर लेके आ रही थी, वही सेडिमेंट्स जमा हुए और उससे प्लेन बन गए। मुझे ये बताओ, झेलम रिवर मियंडर करती है यूथ स्टेज में, ये बात आपको समझ में आई? झेलम रिवर यूथ स्टेज में मियंडर करती है, ये बात आपको समझ में आई? क्यों करती है? गुड। ये फैक्ट है, ये पेपर में आ जाता है कि कौन सी रिवर यूथ स्टेज में मियंडर करती है। झेलम रिवर वो है जो यूथ स्टेज में मियंडर करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसी में अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, और इसको हैशटैग डाल के अलग से लिखें। ये एक 3 मार्कर है जो एमपीपीएससी में आया हुआ है, हैशटैग डाल के लिखें। चलो मैं इसकी जो एक्चुअल स्लाइड है उसी पे ले चलता हूँ आपको, ताकि आप वहीं से इस पॉइंट को उतार लें। उतारना नहीं, मतलब वहां पे सिर्फ डायग्राम है, पॉइंट तो अपन को खुद ही लिखना पड़ेगा। करेवा, लिखिए करेवास। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हैशटैग डाल के हेडिंग लिखें करेवास। क्या होता है करेवा? क्या कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। व्हाट इज करेवा? कोई एक बच्चा। करेवा होता है लॉन्गिट्यूडनल डिपॉजिट। थोड़ा और अच्छे से बताओ बेटा। टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। चलो ठीक है, लेकिन ऐसे में नंबर थोड़ी मिलेगा। चलो ठीक है, लिखो। इतना सा लिखने पे नंबर नहीं मिलता। लिखो, करेवाज आर, करेवाज आर, कीवर्ड आप लोग मिस कर रहे हो, कीवर्ड बहुत जरूरी है। लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स, लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स। व्हाट इज लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स? डिपॉजिट्स बाय लेक। लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट्स ब्रैकेट में डिपॉजिट्स बाय लेक। इन द कश्मीर वैली, इन द कश्मीर वैली। Kairas are lacustrine deposits in the Kashmir Valley.
It is a type of. It is a type of soil rich in ह्यूमस. ह्यूमस के ब्रैकेट में लिख लेना अगर भूल जाते हो. ऑर्गेनिक मटेरियल. और ऑर्गेनिक मटेरियल के बाजू में हिंदी में लिख लेना जितना ठंडा इलाका, जितना ठंडा रीजन, उतना ज्यादा ह्यूमस. ये एग्जाम में नहीं लिखना है ये, लेकिन नोट्स में रहेगा तभी याद आएगा जब रिवाइज करोगे. इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल रिच इन ह्यूमस, ब्रैकेट में ऑर्गेनिक मटेरियल. एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन वाले को पता है कि ह्यूमस क्या होता है. रिच इन ह्यूमस एंड कैल्शियम कंटेंट. रिच इन ह्यूमस एंड कैल्शियम कंटेंट. brought down by rivers. Brought down by rivers. इसी में they are longitudinal deposits. They are longitudinal deposits generally between generally between greater and middle Himalayas. Greater and middle Himalayas. इसी में आगे famous for famous for saffron cultivation in Pulwama. In Pulwama. एंड बासमती राइस. किस क्वालिटी का बासमती राइस? एक्सपोर्ट क्वालिटी बासमती राइस. एक्सपोर्ट क्वालिटी बासमती राइस. ठीक है. लास्ट पॉइंट, टेम्परेट ग्रासलैंड ओवर दिस सॉइल. टेम्परेट ग्रासलैंड्स ओवर दिस सॉइल आर कॉल्ड मर्ग. आर कॉल्ड मर्ग. एग्जाम्पल गुलमर्ग एंड सोनमर्ग. आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, ये पीर पंजाल रेंज है, ये ऊपर जास्कर रेंज है,
और उसके बीच में ये जो डिपॉजिट्स हैं, दिस इज करीवा सॉइल। ये रिसर्च पेपर से निकाला गया डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड करीवा सॉइल। संचिता कह रही है एलुवियल सॉइल फॉर्म ड्यू टू लेकोस्ट्रीम डिपॉजिट्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन क्या आप इतना बड़ा लिख के आओगे? ये तो चलो अपन नोट्स बना रहे हैं, अपन ने इतना डिटेल लिखा है, 3 मार्कर में कैसे लिखोगे इसको? चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 मिनट्स का टाइम है। अपनी कॉपी में, अच्छा रुको यार, अभी फिर मैं आपसे बोलूंगा ना शेयर करने को तो स्क्रीन गायब हो जाएगी। नहीं तो मैं आप लोगों से लिखवाता इसको यहाँ लाइव पे। अभी मैं जरा हॉस्पिटल से फ्री हो जाऊं, फिर मैं करवाऊंगा आप लोग को टेस्ट वगैरह भी। शायद कल तक वो डिस्चार्ज हो जाएंगे मेरे यहाँ जो एडमिट है। फिर उसके बाद मैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को टेस्ट वगैरह करा पाऊंगा। ठीक है, अभी तो सोए नहीं है 2 दिन से, आज फिर जाना है। इसको 3 मार्कर में कैसे लिखेंगे? ये जो मैंने आपको लिखवाया तो मैंने बहुत लंबा लंबा लिखवा दिया, लेकिन इसको आप 3 मार्कर में कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट इट एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। देखो 3 मार्कर की ट्रिक्स मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। 3 मार्कर क्वेश्चन में, जब भी आप 3 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, एमपीपीएससी का बता रहा हूँ, आप हेल्पिंग वर्ब की तरफ नहीं जाते हो। आपको किन चीजों को अवॉइड करना है? आपको इज नहीं लिखना, आपको दा नहीं लिखना, आपको ये फालतू के सवाल नहीं लिखने, वो सब फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, इज द आर ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे फादर का कॉल आ रहा है। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, मेन मेन वर्ड्स ही लिखने हैं, बिल्कुल मेन मेन वर्ड्स लिखने हैं। इज द आर ये सारी पंचायत में नहीं पढ़ते हैं। जब भी आप 3 मार्कर लिखने के लिए जाते हैं, आपको जो वर्ड्स का यूज करना रहता है, जैसे आप करीबा लिख रहे हैं, तो सीधे बिल्कुल मुद्दे पे आना है आपको। लेकोस्टेराइन, लॉन्गिट्यूडनल, डिपॉजिटेड सॉइल, कॉमा, इन कश्मीर वैली। 3 लाइन मिलती हैं आपको लिखने के लिए। इन कश्मीर वैली, कॉमा, रिच ह्यूमस एंड कैल्शियम, फेमस सेफ्रॉन एंड बासमती राइस कल्टीवेशन। सफिशिएंट फैक्ट्स हैं, बहुत लिख दिए आपने। बस एक काम करे कि आपके नंबर बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कोई काटने की गुंजाइश ना बचे। एक छोटा सा काम करना है आपको, ये जो जगह आपने 3 लाइनों के बीच में छोड़ी है, 2 लाइनों में इतना सा मैप बनाए।
ये आ जाएगा आपको धीरे धीरे इतने से मैप में। जास्कर, पीर पंजाल और बीच वाले एरिया में दिस करेगा। तो अगर आप एमपीपीएससी कॉपी देखोगे तो एमपीपीएससी कॉपी क्या है, एमपीपीएससी कॉपी में कि वो आपको ना एक ब्लॉक देती है, इस तरीके का एक ब्लॉक देती है ऐसा, एक आंसर लिखने के लिए एक ब्लॉक आता है इस तरीके से। तो अगर थोड़ा सा ये डायग्राम जो है वो इस ब्लॉक के बाहर नहीं जा रहा है, मतलब लाइन तो यहाँ पे खत्म हो गई है, लाइन यहाँ इतने में लाइन खत्म हो जाती है, लेकिन लाइन अगर ब्लॉक के बाहर आपकी चीज नहीं जा रही है देन इट विल बी ओके। ठीक है, एक पैटर्न ये होता है लिखने का, एक पैटर्न ये होता है लिखने का, कई लोग इसको इसका यूज करते हैं कि वो लिखेंगे करेवा, इस तरीके से बनाएंगे और फिर उसका डिवीजन कर देंगे। इट इज सॉइल लेकोस्टेराइन डिपॉजिट इन कश्मीर वैली, रिच ह्यूमस, रिच कैल्शियम, फिर बिटवीन जास्कर एंड पीर पंजाल। डायग्राम नहीं बन पाएगा लेकिन इस केस में, क्योंकि ये जगह जो है आपकी वो पहले ही घिर जाती है, जब आप लिखोगे खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। समझे, समझे कि नहीं समझे? तो आप मुझे खुद बताओ, 3 नंबर में आपने पहले ही, एग्जामिनर जैसे ही पढ़ना शुरू करेगा उसके उसको जितना नॉलेज था उससे एक नॉलेज आपने ऊपर डाल दिया कि भाई लेकोस्टेराइन लॉन्गिट्यूडनल डिपॉजिट सॉइल है, मेन डेफिनेशन तो आपने पहले ही दे दी। एक फैक्ट, ठीक है। कश्मीर वैली, दूसरा फैक्ट। रिच इन ह्यूमस एंड कैल्शियम, तीसरा फैक्ट। फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन बासमती राइस, चौथा फैक्ट। बिटवीन दीज टू माउंटेन्स, पांचवा फैक्ट। एंड अलोंग विद दिस, दिस इज अ डायग्राम जो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स हमेशा देता है। आप मुझे बताओ, आप 6 नंबर की चीज लिख के आ रहे हो, क्या पीएससी वाला 3 नंबर देने से कतराएगा कि वो हंसी खुशी दे देगा कि भाई बंदे ने बहुत लिख दिया? खुद सोच लो, आप खुद भी समझदार हो, उतना आप पेपर देते हो। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको जनरली 30 जो वर्ड्स आते हैं, 10 वर्ड्स हो गए हैं अभी, वो 10 वर्ड्स में आपको जनरली बोला जाता है कि 2 से 3 फैक्ट्स मैक्सिमम होते हैं। अब इतना लिख के आओगे, मेरे को तो नहीं लगता भाई कि इसमें वो नंबर काटने की गुंजाइश भी बचती है। समय के साथ साथ और भी फैक्ट्स इसमें जुड़ते चले जाते हैं। कोई समस्या है यहाँ पे, कोई डाउट कि आगे बढ़ जाए अपन? ठीक है, करेवा यहाँ पे खत्म होते हैं। करेवा खत्म होने के बाद बेटा इज्दा लगा के सही तो लिख सकते हो अंशिका, लेकिन इज्दा लगा के आप फैक्ट्स कैसे ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करोगे? अब अगर अपन इसी चीज को ऐसे लिखते दैट करेवा इज द लॉन्गिट्यूडनल डिपॉजिट, तो फिर आपके 2 वर्ड्स की जगह और चली जाती। तो या तो आपका बासमती राइस वाला फैक्ट गायब हो जाता या डायग्राम गायब हो जाता। तो जगह तो उतनी ही मिलती है ना अपन को, 3 लाइनों में ही आपको सब कुछ लिखना है। तो इज्दा लगा के लिख के भी सही हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द 3 आर्टिकल्स फॉर कमीशंस ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी? ये पॉलिटी के पेपर में आया था, एमपीपीएससी ने पूछ लिया था कि वो 3 आर्टिकल्स कौन से हैं जो एससी एसटी ओबीसी के लिए बनाए गए हैं कमीशंस के लिए। उसका आंसर क्या था? इतना सिंपल आंसर था उसका, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए एंड आर्टिकल 338 बी।
अब ये चीज जब आप लिख रहे हो ना, अब ये पता है एक नंबर ये इसका है, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका है, 3 नंबर कंफर्म है, वो पूछ ही यही रहा है आपसे बस। इसमें आप क्या अपना प्रेजेंटेशन डाल सकते हो, वो चीज मायने रखती है। वो आपसे आर्टिकल पूछ रहा है, कई बच्चे सिर्फ आर्टिकल लिख के आगे बढ़ जाएंगे, कई बच्चे यहाँ पे ऐसे खास होंगे जो यहाँ पे पार्ट मेंशन करेंगे कि किस पार्ट में है ये, और फिर पार्ट मेंशन करने के बाद वो बताएंगे भाई कि ये आर्टिकल अपना 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी, आर्टिकल 338A, दिस इज नेशनल कमीशन फॉर एसटी, विद इन ब्रैकेट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, आई थिंक इट्स 83rd के आसपास था शायद कुछ, मेरे को एग्जैक्टली ये अमेंडमेंट याद नहीं है। तो जिस अमेंडमेंट से जोड़ा गया वो अमेंडमेंट लिखेंगे ब्रैकेट में, ये एक ही लाइन में आ रहा है। एंड देन आर्टिकल 338B, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और ये जोड़ा गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इतना लिखोगे तो एग्जामिनर को ही पता है यार कि इसमें तो आपने अपना स्टैंडर्ड भी दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विकास दिव्यकीर्ति सर, एग्जामिनर आपके 1 से 2 क्वेश्चनों को बहुत सिंसियरली चेक करता है, उसके बाद वो एवरेज मार्क्स पे आ जाता है। तो भाई वो जो शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन है उनको ऐसा लिखो कि आपकी जो छवि है वो इन क्वेश्चनों पे बन जाए। समझ रहे हो, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। लिखने लिखने का तरीका होता है बेटा, नंबर दोनों में उतना ही मिलना है, लेकिन इससे एग्जामिनर को एक छवि ये बन जाती है कि जब आप 11 नंबर का क्वेश्चन चेक करेगा ना एग्जामिनर, तो वो आपके शुरुआत के क्वेश्चन देख के आपको मैक्सिमम 9 मार्क्स तक देने के लिए जाएगा, एमपीपीएससी का बता रहा हूँ। लेकिन जो अगर किसी और बच्चे ने सिर्फ इतना ही लिखा है ना, तो वो उनके में होता है कि यार वो भलाई डाल रहा है, तो 11 में 8, 11 में 7.5, वो आधे 1 नंबर का फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। समझे, चले आगे। चलो अब ऐसा करो, इसी में थोड़ा सा लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, करेवा एक अलग से पॉइंट था, वो खत्म हो चुका है। पंजाब हिमालयस में ही आगे कंटिन्यू करना है पॉइंट अपना, लिखे पंजाब हिमालयस में ही आगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रीजन रिसीव्स 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, दिस रीजन रिसीव्स 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल and develops temperate grasslands, temperate grasslands called as मर्ग। ये पहले अपन ने करेवा में भी लिखा था, लेकिन यहाँ अलग से लिखना है। ये करेवा का शॉर्ट नोट खत्म हो गया है। कॉल्ड एज मर्ग, एग्जाम्पल गुलमर्ग एंड सोनमर्ग, full stop. These are famous tourist places, famous tourist places। लिख लिया, गुलमर्ग एंड सोनमर्ग एंड दीज आर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर हिमालय में ही लिखना है, कश्मीर हिमालय में लिखना है। द बनिहाल पास, द बनिहाल पास
इन पीर पंजाल रेंजेस, इन पीर पंजाल रेंजेस is called is called as is called as gateway to Kashmir Valley, gateway to Kashmir Valley. फुल स्टॉप। कैसा है भाई ये हमको पता है, ऊपर जास्कर रेंज है, दिस इज जास्कर रेंज। नीचे की तरफ हमको पता है यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है, और पीर पंजाल रेंज के बीच में एक बहुत ही फेमस पास बना हुआ है, एंड दिस पास इज कॉल्ड एज बनिहाल पास। ये बनिहाल पास है। इस बनिहाल पास से आप जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट कर देते हो। ये वैली है और नीचे जम्मू है, आप जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, इसी में लिखो आगे, फॉर दिस जवाहर टनल इज क्रिएटेड, जवाहर टनल इज क्रिएटेड। जवाहर टनल इज क्रिएटेड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दीज माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ, ये नया पॉइंट है, दीज माउंटेन्स आर सोर्स ऑफ rivers, rivers such as Ravi and Bias, Ravi and Bias from Rohtang Pass। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ना मैंने आपको रोहतांग पास बताया, ना मैंने आपको रावी रिवर बताया, ना मैंने आपको ब्यास रिवर बताया। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 4 ड्रेनेज का हिस्सा है। जब हम ड्रेनेज पढ़ेंगे तब हम ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे कि हमारे देश की नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पे खत्म होती हैं। जब हमको नदियां पढ़ना है, उनके डायग्राम्स बनाएंगे, तब देखेंगे। अभी सिर्फ लिख लो कि these mountains are source of rivers such as Ravi and Beas from Rohtang Pass and Chenab river, एंड चिनाब रिवर। जब भी कभी सी आता है ज्यादातर टाइम, उसका रिलेशन बी से आएगा, बारालाचा पास, चिनाब रिवर फ्रॉम बारालाचा पास। कई लोग बोलेंगे सर बनिहाल पास भी तो हो सकता है। बेटा इतना तो कॉमन सेंस अब आपको रखना पड़ेगा कि जब आप बनिहाल पास यहाँ बनाते हो तो यहाँ से तो चिनाब रिवर नहीं निकलेगी ना, चिनाब रिवर को तो यहीं से निकलना पड़ेगा, तब तो ये चिनाब रिवर ऐसे घूम फिर के आएगी पूरी। तो अगर आप बनिहाल पास सोच रहे हो जो बिल्कुल ही कश्मीर वैली पे लोकेटेड है और यहाँ से चिनाब रिवर निकल रही है, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ होगी। चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से, जो बहुत इस तरफ है।
उत्तराखंड साइड जाने पे मिलेगा, वो हम जब देखेंगे तब बताएंगे आपको। अभी से भी ये पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, साइड हेडिंग की तरह लिखेंगे कम्युनिटी एंड कल्चर, कम्युनिटी एंड कल्चर। साइड हेडिंग की तरह लिखेंगे कम्युनिटी एंड कल्चर। कौन सी कम्युनिटी रहती है भाई? किसी को नाम याद हुआ है? इतने समय से हम पढ़ रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है? शॉर्ट फॉर्म में ही बता दो। जीबी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है भाई? कम्युनिटी का नाम है गुर्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी। लिव्स हेयर, लिव्स हेयर एंड प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमंस, एंड प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमंस। बेटा ट्रांस ह्यूमंस यहाँ पे नहीं समझाया जाएगा आपको फिर से, पहले ही बता चुका हूँ। ट्रांस ह्यूमंस वो प्रैक्टिस होती है जब मौसम बदलने के साथ साथ जो लोग होते हैं वो पहाड़ों में ऊपर नीचे जाते हैं। हिंदी में इसको ऋतु प्रवासी कहते हैं, लेकिन ये चीज अपन ने जब क्लाइमेट शुरू किया था तब पढ़ना शुरू कर दिया था। तो इस चीज को हम ऐसे नहीं करेंगे कि हर जगह एक ही एक चीज को बार बार लिख रहे हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ट्रांस ह्यूमंस में? ओके गुड। लिखो इसी में आगे, दे रेयर, दे रेयर चांगथांग गोट्स, चांगथांग गोट्स। दे रेयर चांगथांग गोट्स which is famous for, which is famous for, किसके लिए फेमस है हमको पता है, पश्मीना वूल, which is famous for पश्मीना वूल, which is famous for पश्मीना वूल। हो गया कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय खत्म होता है यहाँ पे। क्या हम कुमाऊं हिमालय में शिफ्ट कर जाएं? बताओ मुझे जल्दी से, क्या हम कुमाऊं हिमालय पढ़ लें? बढ़िया। कुमाऊं हिमालयस,
क्या कुछ खास बातें हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में वो जानते हैं पहले। कुमाऊं हिमालय समझ रहे हैं हम। मैं कुमाऊं हिमालय नेपाल हिमालय एक साथ समझा दूंगा। नेपाल हिमालय बहुत छोटा है। बहुत छोटा है मतलब नेपाल हिमालय सबसे लंबे हिमालय है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे छोटे, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में है ही नहीं वो कुछ, क्योंकि इंडिया में नहीं आता नेपाल। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन पर्सपेक्टिव से हम उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से हमको यही डिटेल में पढ़ना रहता है जो हम अभी पढ़ेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो और आपको पुरानी वाली क्लास याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कुमाऊं हिमालय हैं, कुमाऊं हिमालय इस जगह पे लोकेटेड है। अगर हम इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाए ऊपर ऊपर बस का, तो आपको ये चीज़ याद आएगी। कुमाऊं हिमालय जो हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में आते हैं। कुमाऊं हिमालय का जो इलाका है वो ये इलाका है। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है अपन कश्मीर हिमालय में सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट भूल गए हैं। लिख लो वहीं कहीं साइड में। इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। ये पॉइंट नहीं लिखा है ना कश्मीर हिमालय में? देखो एक बार लिखा है क्या ये वाला पॉइंट? इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर। लिख लो ये पॉइंट। भूल गए यार, सॉरी। चलो वापस आ जाओ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स तो अब हमको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इंडस रिवर हमने एक पढ़ ली थी, सतलज रिवर हमने एक पढ़ ली थी। अब हमको पता है ये वाले किस किस के बीच में हो जाएंगे, तो आप बोलोगे दे आर लोकेटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि दे आर लोकेटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। अब अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, नहीं भी है तो आ जाएगा, तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड को जनरली कहा जाता है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो इसको नाम दिया गया है वो हमेशा कहा जाता है देवभूमि उत्तराखंड। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए, जब किसी भी चीज को देवभूमि कहा जा रहा है, whenever something is called as देवभूमि, that means this region is famous for temples। इस इलाके में टेम्पल्स होंगे, और क्योंकि हिमालय माउंटेन्स के बीच में है ये, तो मतलब माउंटेनियस टेम्पल्स होंगे। माउंटेनियस टेम्पल्स होंगे। और माउंटेनियस टेम्पल्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ? जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री का एक इलाका है, यमुनोत्री का एक इलाका है। ये सारे इलाके जो हैं, ये सारे ही इलाके किस में आ जाते हैं? आपके कुमाऊं हिमालय में आ जाते हैं। मतलब कुमाऊं हिमालय कुल मिला के इज फेमस फॉर टेम्पल्स। पहली बात तो ये पता चल गई कि कुमाऊं हिमालय इज फेमस फॉर टेम्पल्स। अब अपनी एटलस निकालें, और अपनी एटलस निकाल के जरा ध्यान से एटलस के मैप में देखें, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि हमारे जो हिमालयस का ये उत्तराखंड वाला हिस्सा है, यहाँ आपके सपनों की नगरी है। इस इलाके में जहाँ आपको पहुंचना है, जहाँ हमको पहुंचना है, वो रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे यू विल फाइंड, इस इलाके में आपको मिलेगी धौलाधर रेंज। यू विल फाइंड धौलाधर रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज, मसूरी रेंज। क्या आपको ये कुछ फेमस तीन जो नाम मैंने लिए, कि तीनों नाम आपको मिल रहे हैं? ग्रेट हिमालयन रेंज, धौलाधर रेंज एंड मसूरी रेंज। हमको इसी जगह जाना है, मसूरी। इसी मसूरी में लोकेटेड है लाल बहादुर शास्त्री
नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लबासना जो जीता जागता जन्नत है। आप मुझे बताएं, क्या आपको ये तीन रेंजेस दिख रही हैं? ग्रेट हिमालय, धौलाधर रेंज और मसूरी रेंज। उत्तराखंड की तरफ देखिए, उत्तराखंड की तरफ तो आपको देखने को मिलेगी। जी जी अंशिका, मिल गई। चलो देखो उसको अच्छे से, तो आपको ये मिलेगा। तो ये तीन रेंजेस भी किस इलाके में आती होंगी? हमारे कुमाऊं हिमालयस के इलाके में ये तीन रेंजेस भी फंसती हैं। धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज, फेमस रेंजेस हैं जो इस इलाके में पड़ती हैं। अब बेटा जिस प्रकार से हमने करेवा सॉइल पढ़ी थी, हमने करेवा सॉइल पढ़ी थी। करेवा हमने, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने करेवा पढ़ी है, तो आपको ये चीज पता होगी कि ये जो करेवा नाम की मिट्टी है, ये ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। मैंने आपको कहा था कि ये लगभग सेम चीज लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में भी होगी, कि लेसर हिमालय को काट के नदियां आगे आई होंगी, लेकिन बाद में शिवालिक्स खड़े हो गए और उनके बीच में एक लेक बनी। लेक ने कुछ चीजों को जमा किया, कुछ सेडिमेंट्स को जमा किया, और उससे भी कुछ चीजें बनेंगी। देखो क्या हो रहा है, ये हमारे लेसर हिमालय हैं, मिडिल हिमालय हैं। मिडिल हिमालय की रेंजेस में आती हैं आपकी मसूरी रेंज, धौलाधर रेंज, ये ये मिडिल हिमालय की रेंज है। और मिडिल हिमालय की रेंज के आगे एक और रेंज यहाँ पे खड़ी हो गई, और इस रेंज का नाम था शिवालिक रेंज, जिसको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। अब जब ये शिवालिक रेंज खड़ी हो गई, तो यहाँ से आने वाली जो रिवर थी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से आने वाली रिवर्स, वो अब यहाँ पे रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। यहाँ से आने वाली रिवर्स यहाँ रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। और इनके स्टॉपेज होने के कारण, इनके रुकने के कारण, दे विल फॉर्म लेक लाइक स्ट्रक्चर। इनके स्टॉप होने के कारण यहाँ पे एक लेक जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा बिटवीन लेसर हिमालय एंड मिडिल हिमालय। ये एक लेक जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे पैदा हो जाएगा। अब जब भी लेक का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जब भी कभी झील का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो हमें भी पता है भाई कि झील के स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो नदियां अपने साथ लेके आई हैं बहुत सारे सेडिमेंट्स, तो ये दोनों तरफ अपने सेडिमेंट्स को बिछा देंगी। ये ऐसे सेडिमेंट्स को बिछा देंगी, और इन सेडिमेंट्स को बहुत ही शानदार नाम दिया गया, लेकोस्टेराइन डिपॉजिट्स। लेकोस्टेराइन डिपॉजिट्स। इन्हीं लेकोस्टेराइन डिपॉजिट्स को जब आप लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पढ़ते हो, सो दे आर कॉल्ड एज दून। ये जो चीज बनी, इसको कहा जाता है दून। बाद में क्या होगा, इसके बाद प्रोसेस क्या होती है आपको पता है। ये नदी इन पहाड़ों को काट के अपने रास्ते पे आगे निकल जाएगी, लेकिन पीछे क्या रह जाएगा? केवल और केवल सेडिमेंट्स का ढेर रह जाएगा। और इन्हीं सेडिमेंट्स के ढेर को आज उत्तराखंड में दून के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे फेमस दून्स हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून, ये सारे दून हैं। दून क्या है? दून असल में वही डिपॉजिट्स हैं करेवा सॉइल जैसे, जो
लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में लोकेट हो गए, और ये कुछ फेमस यहाँ पे दून्स बन के रेडी हुए। अब मुझे पता है कि आपको पता है ये ठंडी इलाकों में है, मतलब यहाँ भी ह्यूमस ज्यादा होगा, इस इलाके में भी ह्यूमस ज्यादा होगा, और ये वाली सॉइल भी बासमती राइस के लिए अच्छी है, लेकिन यहाँ पे केसर नहीं उग पाता, कश्मीरी केसर नहीं उग सकता यहाँ पे। ये बासमती राइस के लिए अच्छी है, ह्यूमस बहुत अच्छा है, ये एप्पल कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, ये अखरोट जिसको हम एप्रीकॉट कहते हैं, इस कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो इन सारी चीजों के लिए ये इलाका फेमस है। पहले मुझे बताओ, क्या आपको दून नाम का ये क्या बवाल चीज है, आपको ये समझ में आया व्हाट इज दून? देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रीन कटी हुई है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। द लॉन्गिट्यूडनल वैली lying between lesser Himalayas and the Shivaliks are called as dunes. लॉन्गिट्यूडनल वैली है बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, इस लॉन्गिट्यूडनल वैली को दून कहते हैं। देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून, ऐसे दून बने हुए हैं। देहरादून, कोटली दून, पातली दून आर वेल नोन दून्स। क्या आपको दून समझ में आया? क्या आपको दून समझ में आया? व्हाट इज दून? मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करो भाई। दून समझ में आ रहा है क्या? दून क्या होता है? इट इज सिमिलर टू करेवा, बस ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। दून नाम की चीज यूपीएससी ने पूछी हुई है। दून नाम की चीज यूपीएससी ने पूछी हुई है। अब भाई, दून तो पढ़ लिया, तो ये द्वार क्या होता है? मैं आपसे कह रहा हूं, दून इज इक्वल टू द्वार। दून ही द्वार है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आपने थोड़ी बहुत भी महाभारत वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा द्वार का मतलब होता है गेट, और गेट का मतलब होता है दरवाजा। तो जब हम वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जाते हैं, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में जाते हैं, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में जाते हैं, तो यहाँ के दार्जिलिंग क्षेत्र में, जहाँ की चाय बड़ी फेमस है, दार्जिलिंग क्षेत्र में जहाँ की चाय बड़ी फेमस है, दार्जिलिंग वाले एरिया में ये लेसर हिमालय है, ये टूटा और बिखरा हुआ सा शिवालिक है, और बीच में इनके पड़ता है ये इलाका, बीच में ये लॉन्गिट्यूडनल वैली पड़ती है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल वैली के थ्रू, ये लॉन्गिट्यूडनल वैली असल में एक दरवाजा है इनके लिए, कि इस दरवाजे को क्रॉस करेंगे तो हम ग्रेट हिमालय की तरफ जाएंगे। और क्योंकि ये एक दरवाजा है, देयरफॉर इन वेस्ट बंगाल इट इज कॉल्ड एज द्वार। द्वार मीन्स गेटवे टू हिमालयाज। द्वार मीन्स गेटवे टू हिमालयाज। द्वार का मतलब गेटवे टू हिमालयाज है। और ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, दून और द्वार वाला। मैं अगर अभी इसको ऐड करूंगा स्लाइड को, तो हमारा पूरा लिखा हुआ गायब हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। चलो मैं ढूंढ के लाऊंगा ये क्वेश्चन। ये आया हुआ क्वेश्चन है दून और द्वार वाला।
लेकिन आप मेरे ख्याल से दून और द्वार तो समझ गए होंगे कि दून उत्तराखंड में बोलते हैं, सेम चीज को द्वार बोला जाता है आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। इतना समझ में आ गया ना कि दून क्या है और द्वार क्या है। अब जब दून और द्वार समझ में आ गया है तो अब आपको ये बहुत आसान पड़ जाएगा फिर। अब आपको कुछ नहीं समझना है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इलाका फेमस है टेम्पल्स के लिए, तो आप मुझे बताइए, लोग टेम्पल्स बस घूमने जाते होंगे कि हिल स्टेशंस भी घूमने जाते होंगे? हमको पता है हिल स्टेशंस भी घूमने जाते हैं। मसूरी तो अपने आप में ही जन्नत है। तो इस इलाके में जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है हिल स्टेशंस। और एक दो नहीं, इतने सारे हिल स्टेशंस हैं, इतने सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, ये सारे फेमस हिल स्टेशंस हैं जो कुमाऊं हिमालय में पाए जाते हैं। तो कुमाऊं हिमालय मेनली किस लिए है? वो टूरिज्म के लिए ही फेमस होगा। पूजा पाठ वाला टूरिज्म, जिसको हम कौन सा टूरिज्म बोलते हैं, क्या कोई मुझे एक बच्चा बता सकता है? हाँ बिल्कुल, नैनीताल। क्या कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है कि पूजा पाठ वाले टूरिज्म को कौन सा टूरिज्म कहा जाता है? रिलीजियस टूरिज्म आंसर नहीं है इसका। दिस इज कॉल्ड एज, नया शब्द है, सीख लो। जब आपका दिमाग में गंदगी भर जाए और आप उसको अपने दिमाग को रिक्रिएट करने जाते हो कि भाई स्वर्ग तो चाहिए ही बाद में, इस टाइप के टूरिज्म को रिक्रिएशनल टूरिज्म कहा जाता है। इस टाइप के टूरिज्म को रिक्रिएशनल टूरिज्म कहा जाता है। रिक्रिएशनल टूरिज्म वो होता है जहाँ पे आप किसी नेचर या किसी भगवान की जगह पे जाकर अपने दिमाग को दोबारा से रिक्रिएट करते हो। मुझे दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना है, ऊट पटांग बातें नहीं करनी है, तब आप उसको रिक्रिएशनल टूरिज्म कहते हो। ठीक है, तो दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर रिक्रिएशनल टूरिज्म। अब ये जो उत्तराखंड वाला इलाका है, ये उत्तराखंड वाले इलाके में मैंने आपको पहले ही बताया, गंगोत्री और यमुनोत्री नाम की दो इलाके बहुत फेमस हैं। एक इलाका है यमुनोत्री, जहां से यमुना नदी निकलती है, और एक इलाका है गंगोत्री, जहां से गंगा नदी निकलती है। तो यमुनोत्री और गंगोत्री से गंगा और यमुना नदी निकलती है। और इस इलाके में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ हैं। एंड दीज ग्लेशियर्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। दीज ग्लेशियर्स आर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, साफ पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। बहुत सारा साफ पानी यहाँ से आता है। और पूरी पूरी रिवर्स हम देखेंगे कि यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ से हमारी यमुना आ रही है, ये प्रयागराज में मिलेंगी। हम पूरी पूरी रिवर्स देखेंगे तो ये इलाके में बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं। साथ ही साथ इस रीजन में बहुत फेमस फेमस नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क, जो मैंने आपको बताया था कि नंदा देवी नेशनल पार्क क्यों फेमस है बेटा, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? नंदा देवी नेशनल पार्क क्यों फेमस है? क्योंकि ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में है। पीक भी है और यूनेस्को में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुहानी। ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहीं पे आपको इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क 1938 में बना हुआ
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ कि आपको मेरी इतनी बातें समझ में आई। स्नो लेपर्ड के लिए, बिल्कुल स्नो लेपर्ड के लिए भी फेमस है। स्नो लेपर्ड के लिए ज्यादातर लद्दाख वाला रीजन फेमस होता है बेटा। लद्दाख में जो आपका हिमिस नेशनल पार्क है वहां पे स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा देखा जाता है। पहले मुझे बताओ, आपको इतनी बात समझ में आई तो मैं आपको थोड़ा सा जबरन का ज्ञान दूंगा। जबरन का नहीं, मतलब वो ज्योग्राफी का नहीं है, एनवायरनमेंट का है, लेकिन वो जरूरी है आपके लिए। इतनी बात आई समझ में? हमने क्या क्या पढ़ा कुमाऊं हिमालय में? कुमाऊं हिमालय देवभूमि उत्तराखंड में है। when something is present in देवभूमि उत्तराखंड, that means देवभूमि उत्तराखंड will have temples. Therefore, Kumaon Himalayas have several elite temples of Indian history, like Kedarnath Temple, Badrinath Temple, Gangotri, Yamunotri. These all are holy places of Indian culture, जो मेनली हिंदू कल्चर की इंपॉर्टेंट जगहें हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे एक और मैं बताऊंगा, अभी बुद्धिस्ट की भी प्लेस है, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। आफ्टर दिस हमने देखा कि these regions also have hill stations like कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी। टूरिज्म प्लेसेस हैं जो हिल स्टेशन है। नैनीताल इज ऑल्सो देयर। आफ्टर दैट हमने देखा कि यहाँ पे लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में देयर इज दून फॉर्मेशन। व्हाट इज दून? दून्स आर longitudinal valleys located between lesser Himalayas and Shivalik, which are formed due to antecedent rivers forming a lake between them, and then the rivers following their course, leaving behind the deposits in the valley, and these deposits will form a soil. These are called as dunes, which is famous for basmati rice and the cultivation of apple and apricot. अखरोट की खेती के लिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश एप्पल की खेती के लिए फेमस है। ये सारी चीजें यहाँ पे उगती हैं, बट कश्मीरी केसर इज नॉट देयर। इसके बाद हमने देखा that there are several glaciers like Gangotri and Yamunotri, which are source of major rivers of India. भारत की सबसे बड़ी रिवर गंगा रिवर का भी सोर्स यहीं से आता है। यहाँ तक देखने के बाद एक आध फैक्ट और हम कुमाऊं हिमालयस में देख लेते हैं, that there is one very famous Buddhist place and that place is called Dharamshala. Very famous Buddhist place called as Dharamshala. Dharamshala. Why Dharamshala is famous? Dharamshala is the house of Dalai Lama. Who is Dalai Lama? The person sitting at the highest position, आज के समय में सबसे बड़ी पोजीशन पे जो बुद्धिस्ट हैं, हाईएस्ट पोजीशन इन बुद्धिज्म। जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य होते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ दलाई लामा होते हैं। हाईएस्ट पोजीशन इन बुद्धिज्म, ये ना असल में आप जब ने आपको पढ़ाया होगा सिद्धार्थ सर ने, तो आपने पढ़ा होगा कि पहले बुद्धिस्ट में आपको लामा बनाया जाता है, फिर लामा में जो सबसे बड़ा होता है उनको दलाई लामा बना दिया जाता है। और ये जितने भी दलाई लामा होते हैं, जैसे नागार्जुन, ये दलाई लामा अभी के, इनको कहा जाता है अरहत। अरहत वो लोग होते हैं जिनको बुद्ध की प्राप्ति हो गई है, जिनको बुद्ध की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, ये पढ़ाया गया होगा आपको, मतलब मेरे हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए कि अरहत वो लोग होते हैं जिनको बुद्ध की प्राप्ति हो गई है। नागार्जुन इनमें से एक थे, दलाई लामा इसमें से एक है, और भी बहुत सारे लोग इसमें हुए हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, आर एस शर्मा में दिया हुआ है। तो धर्मशाला यहाँ पे एक फेमस स्पॉट है। मैं आपको जो चीज बता रहा था बेटा, थोड़ा सा हटके है, वो इन्वायरमेंट के पोर्शन में मैं जाऊंगा। आखिर एक नेशनल पार्क, एक बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है? एक जो नेशनल पार्क होता है ना, नेशनल पार्क की एक डिफाइंड बाउंड्री होती है।
नेशनल पार्क की एक डिफाइंड बाउंड्री होती है, और नेशनल पार्क जो होता है ये किसी वन एनिमल के लिए भी हो सकता है कि किसी एक एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, या मल्टीपल एनिमल्स के लिए हो सकता है। सबसे खास बात है, यहाँ पे ह्यूमंस का इंटरवेंशन बिल्कुल वर्जित है। ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। ह्यूमंस अलाउड नहीं होते कहाँ पे? नेशनल पार्क में। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक अपवाद है, एक्सेप्ट वो ट्राइबल्स हैं और बहुत समय से उसी जगह पे रह रहे हैं। दे आर ट्राइबल्स एंड लिविंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से वहां पे रह रहे हैं, तो उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को वहां पे घर, मतलब अगर अंबानी सोचे कि मैं कान्हा नेशनल पार्क में जाके वहां पे घर बना लूं, तो अंबानी की भी हैसियत नहीं है कि वो वहां पे जाके घर बना ले। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इवन मुकेश अंबानी और रतन टाटा और गौतम अडानी, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो नेशनल पार्क में जाके घर बना ले। बट व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आप सुनोगे, सो इट इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में आपके मैन भी आ जाते हैं, मतलब ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और एनिमल्स भी आ जाते हैं। मतलब इस इलाके में ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ रहते होंगे, टुगेदर रहते होंगे। और होता क्या है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सेवरल नेशनल पार्क्स आते हैं, सेवरल नेशनल पार्क्स आते हैं। जैसे सपोज करो, मैंने आपसे बोला ये नंदा देवी नेशनल पार्क है, उसके ऊपर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, और इन दोनों नेशनल पार्क को मिला के आपका ये पूरा इलाका एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। ये पूरा इलाका एक बायोस्फीयर रिजर्व है। दिस इज कॉल्ड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क आ सकते हैं। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है? बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों का प्रोटेक्शन होता है, दोनों को साथ में लेके काम किया जाता है। नेशनल पार्क में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है और उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर कई सारे नेशनल पार्क आ सकते हैं। तो बेटा नंदा देवी नेशनल पार्क में आपके दो नेशनल पार्क आते हैं, एक नंदा देवी नेशनल पार्क खुद, और एक आता है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की खासियत ये है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में 20,000 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, फूलों की स्पीशीज पाई जाती हैं 20,000 से ज्यादा। और ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क पूरा का पूरा जो है अल्पाइन क्लाइमेट में है। अल्पाइन क्लाइमेट क्या होता है? अल्पाइन क्लाइमेट वो होता है, मतलब पहाड़ी क्लाइमेट। पहाड़ी क्लाइमेट पूरा का पूरा पहाड़ों के बीच, मतलब सोचो क्या नज़ारा होगा। पहाड़ों के बीच यहाँ पे फूलों की वादियां हैं, ये सब फूल ही फूल लगे हैं, 2,000 प्रकार के फूल लगे। सो दिस इज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में हमारी दो नेशनल पार्क्स आते हैं, एक नंदा देवी खुद और एक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या कुमाऊं हिमालय समझ में आया? बढ़िया। अब यहाँ पे अगर आप कभी उज्जैन गए हो, आप कभी अगर वैष्णो देवी गए हो, तो आपने देखा होगा कि इनका अपना अलग कल्चर होता है। जैसे आप उज्जैन में जाओगे तो यहाँ पे कल्चर होता है माथे पे टीका लगाने का, कपड़े पहनने का। वो ओम ओम वाली टी शर्ट पहना देते हैं जिसमें त्रिशूल विशूल बना रहता है। कई लोग अघोरी बन के जाते हैं, काले कपड़े पहन के जाते हैं। सबका अपना अपना कल्चर होता है। और जहां भी मंदिर अंदर ज्यादा होगा ना, वहां पे कल्चर ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है? तो जहां भी मंदिर वगैरह होंगे वहां कल्चर बहुत होगा। और बेटा इसीलिए
ये पहाड़ों के बीच के उत्तराखंड वाले इलाके में एक कल्चर डेवलप हुआ। इस कल्चर को कहा जाता है पहाड़ी कल्चर। पहाड़ी कल्चर। और ये पहाड़ी कल्चर अलग अलग टाइप की आपसे पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कांगड़ा स्टाइल की एक पेंटिंग देखने को मिलेगी। कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग देखने को मिलेगी। कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग। ठीक है। तो ये कुछ कल्चरल एक्सपेक्ट भी हैं, कुछ कल्चरल पार्ट भी है ये, जो उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग्स। इसके बाद जब हम कल नोट्स लिखेंगे तो हम आपको नेपाल हिमालयस के बारे में भी बताएंगे। हम नेपाल हिमालयस के बारे में आपको थोड़ा सा आज ही इन्फॉर्म करके जा रहे हैं कि नेपाल हिमालयस क्या है। नेपाल हिमालयस, कुमाऊं हिमालय में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। अभी मैं फिर से बता देता हूँ कुमाऊं हिमालय में क्या क्या हमने पढ़ा। टेम्पल हिल स्टेशन, दून पढ़े, दून के बाद धर्मशाला पढ़ा, धर्मशाला के बाद ग्लेशियर्स पढ़े, ग्लेशियर्स के बाद हमने द्वारस वाला रीजन भी देखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे बड़े टेम्पल्स हैं, पहाड़ी कल्चर है। एंड इतना ही है कुमाऊं हिमालय में। हम इसको कल डिटेल में लिखेंगे तो आपको दो दो तीन तीन बार पढ़ने पे वो चीज़ याद हो जाएगी। नेपाल हिमालय की सबसे खास बात यह है दैट दे आर द लॉन्गेस्ट हिमालय। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जानने की भी ज़रूरत है कि ये सबसे बड़े हिमालय हैं, लॉन्गेस्ट हिमालय हैं। क्योंकि अगर आप मैप में देखो तो आपको पता है भाई कि नेपाल हिमालय ही सबसे बड़े हिमालय होंगे। कि यहाँ पे कश्मीर हिमालय ख़त्म हो गया, ये कुमाऊं हिमालय ख़त्म हो गया, ये पूरा हिस्सा नेपाल हिमालय है। जब इतना हिस्सा नेपाल हिमालय है तो ये नेपाल हिमालय लॉन्गेस्ट हिमालय ही होंगे। लॉन्गेस्ट मतलब कितने लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट तो 860 किलोमीटर्स के लॉन्गेस्ट है। 860 किलोमीटर लॉन्ग है, इतने लंबे हैं। एकदम फैले हुए हैं हिमालय, लंबे तरीके से फैले हुए हैं। और जब भाई इतना फैले हुए हैं तो आपको भी पता है भाई कि इसकी एक और खासियत है कि माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे है। माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे है। आपका कंचनजंगा भी यहीं पे है। और थर्ड हाईएस्ट पीक मकालू भी यहीं पे है। तो नेपाल हिमालय भाई सबका बाप बन के बैठा है। सारी ऊंची ऊंची माउंटेन्स भी यहीं पे हैं, सबसे लंबाई में भी नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय जो है वो यूपी और बिहार में, इंडिया में देखने को मिलता है। और ऐसे नेपाल में तो वो है ही, नेपाल वाले साइड वो है ही। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो नेपाल हिमालय की सबसे एक खास बात यह है कि काठमांडू वैली, काठमांडू वैली, काठमांडू किसकी कैपिटल है? काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। काठमांडू वैली जो है वो इसी नेपाल हिमालय में लोकेटेड है। मतलब ये ऊपर एक पहाड़ है, नीचे एक पहाड़ है, ये पूरे पहाड़ एक साथ नेपाल हिमालय कहलाते हैं। और उसके बीच में एक वैली है, इसी वैली को कहा जाता है काठमांडू वैली। तो काठमांडू वैली नेपाल हिमालय में सिचुएटेड है, जो बहुत फेमस जगह है। क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर की बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं। नेपाल हिमालय के बारे में इससे ज़्यादा जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेपाल हिमालय मैंने पहले ही बताया था कि वो हमारे इंडिया में ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना जान लो सबसे लॉन्गेस्ट हिमालय है और सारी हाईएस्ट पीक यहीं पे मिलती हैं। हाँ, सिक्किम में भी, सॉरी सॉरी, मैं सिक्किम भूल गया था, यूपी बिहार एंड सिक्किम। क्योंकि कंचनजंगा सिक्किम में ही है, तो यूपी बिहार एंड सिक्किम ये हमारे कुछ एरियाज है जहाँ नेपाल हिमालय हमको देखने को मिलता है। क्या नेपाल हिमालय समझ में आया? नेपाल हिमालय इतना ही है, नेपाल हिमालय इतना ही है, नेपाल हिमालय बस। तीन हाईएस्ट पीक हैं, सबसे लंबे हिमालयस हैं, काठमांडू वैली लोकेटेड है, 860 किलोमीटर है, यूपी बिहार सिक्किम में देखने को मिलता है बस।
क्या समझ में आया? हम लिखेंगे इसको, कल की क्लास में हम सब लिखेंगे भी, अभी सिर्फ समझो, पहले समझना जरूरी है, फिर तो अपन लिख तो लेंगे ही। ठीक है, चलो 5 मिनट बचा है, मैं आप लोगों को असम हिमालय भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमको कल किसी भी हालत में हिमालयस को ख़त्म करना है, लिख के, समझ के, और हमको फिर परसों के दिन से इंडियन प्लेन्स चालू करने हैं। असम हिमालय, असम हिमालय को अगर आप ध्यान से देखो, ये कल फिर से आएगा बेटा, बिल्कुल ये मत सोचो कि अपन भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये कल फिर से आएंगे। जरा अपनी एटलस खोल के देखो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। मेघालय प्लेट्यू को छोड़ देना, यहाँ पे एक मैं सफेद रंग से इलाका बना रहा हूँ, दिस सफेद रंग वाला रीजन इज शिलोंग प्लेट्यू। ये इलाका बेटा हिमालय का नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। शिलोंग प्लेट्यू अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, मेघालय जो है ये हमारी पुरानी इंडियन प्लेट का हिस्सा था। तो शिलोंग प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये पुराने भारत का हिस्सा है बेटा, ये पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर आप जाओगे तो जरा आप मुझे देख के बताओ, क्या आपको ऐसे अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं? दाफला, अभोर, मिश्मी, क्या ये माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं आपको? दाफला, अभोर, मिश्मी, ये देखो। नेपाल हिमालय के ग्लेशियर नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी पड़ेगा ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा वैली, जो हम ट्रांस हिमालय का एक नोट दूंगा मैं आपको, तब मैं कराऊंगा। चलिए आप ये देख के बताओ मुझे, अरुणाचल प्रदेश में आपको दाफला, अभोर, मिश्मी, मिरी, इस टाइप के माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं? अच्छा, होता क्या है ये बेटा? ग्लेशियर मतलब एक ऐसा पहाड़ जो बर्फ का पहाड़ है। दिस इज एन आइस माउंटेन, आइस माउंटेन को ग्लेशियर कहा जाता है। फिर ये धीरे धीरे पिघलता है और इससे पानी आता है नदियों में, धीरे धीरे पिघलता है और पानी आता है नदियों में। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर, आइस माउंटेन्स। ठीक है, तो दाफला, अबोर, मिश्मी, मिरी, ये मेजर जो हैं आपके, क्या हैं? माउंटेन्स हैं, किसमें? असम हिमालय में। असम हिमालय, तीस्ता रिवर आती है यहाँ से, हमको पता है कि तीस्ता रिवर आती है। तीस्ता रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। तीस्ता रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है असम हिमालय। दाफला, अबोर, मिश्मी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ की कुछ खास बातें हैं, कुछ ऐसी खास बातें, जैसे बीच में यहाँ भूटान पड़ता है, क्या आपको भूटान दिख रहा है? भूटान दिख रहा है यहाँ? भूटान बीच में छोटा सा देश दिख रहा होगा, भूटान। और यहाँ पे ऊपर तरफ जाओगे तो आपको चाइना देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो अब चाइना से जोड़ने वाले कुछ पासेज होंगे और भूटान से जोड़ने वाले भी कुछ पासेज होंगे। अब ये पासेज हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पासेज हम कल पढ़ेंगे। कल हमको कुमाऊं हिमालयस को लिखना है, नेपाल हिमालयस को लिखना है, असम हिमालयस को डिटेल में पहले पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। फिर पूर्वांचल हिमालय को ख़त्म करना है। पूर्वांचल हिमालय और बेकार है, बहुत छोटा सा है, नागा हिल्स और फलाना ढिमकाना हिल्स हैं, दो तीन पटकाई बूम टाइप के। और फाइनली इसके बाद हमको एक छोटा सा शॉर्ट नोट लेना है ट्रांस हिमालय का। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ट्रांस हिमालय का ओरिजिन कैसा है?
ट्रांस हिमालयस का ओरिजिन कैसा है? वॉल्केनिक। एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। ट्रांस हिमालयस का ओरिजिन वॉल्केनिक ओरिजिन है, बहुत अच्छे। तो ये कुछ चीज़ें हमको ट्रांस हिमालयस के बारे में जाननी है। ट्रांस हिमालय में कुछ हमारी बहुत फेमस जगहें हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर। इसका नाम अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सर्च करके आएँ, ये होमवर्क रख लें। सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया की सबसे ऊंची वॉर फील्ड है। इससे ऊंची जगह पे लड़ाई नहीं हो सकती। इससे ऊंची जगह है ही नहीं जहां लड़ाई होती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची वॉर फील्ड है और हमारे इंडियन सैनिक यहाँ पे बर्फ में दबकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी 2019 में सियाचिन ग्लेशियर पे। देखेंगे हम नुब्रा वैली, देखेंगे क्या है नुब्रा वैली। ये कल की क्लास के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये जैसे ही ट्रांस हिमालय होता है तो हमारा हिमालय का टॉपिक यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद हम शुरू करेंगे ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम कि कल हम हिमालय को खत्म करें। इसको प्लीज बेटा एनसीईआरटी से पढ़ के आओ, एनसीईआरटी से रीड करो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी इंटरकनेक्टेड होती है। इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि आज आपने मेरे साथ अगर हिमालय आज पढ़ा, तो आज से 20 दिन बाद जब अपन इंडिया में लैंडस्लाइड पढ़ेंगे, जब अपन इंडिया में लैंडस्लाइड नाम की चीज पढ़ेंगे, तो बेटा लैंडस्लाइड में हिमालय भी आएगा और वेस्टर्न घाट्स भी आएगा। तब फिर हिमालय में कुछ चीजें ऐड होंगी, ठीक है। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी कभी भी छूट के नहीं आती है, वो हमेशा कनेक्टेड रहेगी हिमालयस वगैरह से। जब हम इंडिया में अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब भी वहाँ हिमालय का जिक्र आएगा। जब हम इंडिया में रेनफॉल पढ़ेंगे तब भी वहाँ पे हिमालय का जिक्र आएगा। जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे तब भी हिमालय का जिक्र आएगा। तो बेटा ये हमेशा इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया ये खत्म तो खत्म। हम जो जो चीजें आगे पढ़ेंगे उसमें हिमालय का रिलेशन आएगा। आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी, ठीक है। कि कहानी कहीं से भी पूछ ली जाए, आपको अभी हिमालय के बारे में पता चल रहा है। इसके बाद जब मॉनसून पढ़ोगे तो हिमालय के फीचर्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे हिमालय मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। पेपर में सीधे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालयाज इन डेवलपिंग मॉनसून क्लाइमेट इन इंडिया। मॉनसून पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा। तो ये रिलेशन बताने के लिए आपको आज वाले हिमालय और मॉनसून का दोनों का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? ये 10th क्लास के बच्चों वाला केस नहीं है बेटा कि एक चीज पढ़ ली मतलब उतना ही आएगा। आपको इंटर रिलेटेडनेस रखनी होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंटर रिलेटेडनेस सिखाई जाए, कि आपको पता चले कि कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट होने के बाद लैंडस्लाइड आ रहा है, एग्जाम्पल्स क्या डाल सकते हैं। हमको हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलना होगा कि यहाँ की चीज़ वहाँ कनेक्ट हो सकती है। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कल लद्दाख में एक भूकंप आया 3.8 रिक्टर स्केल का। ऐसी न्यूज़ देख के अगर आपके दिमाग में आपको लगता है हाँ मैंने रिक्टर स्टेट स्केल भी पढ़ा हुआ है, मुझे ये भी पता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री है लद्दाख, तो यहाँ भूकंप आना स्वाभाविक है। और ये भी पता है कि रिक्टर स्केल से ही नापा जाएगा। 3.8 कितना होता है आपको ये भी समझ में आ रहा है कि लॉग के स्केल में आगे बढ़ता है। अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि ये मेरे को सुना सुना लग रहा है, तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं फिर। अभी लद्दाख अपना स्टेटहुड भी मांग रहा है। लद्दाख कह रहा है ना उसको कंप्लीट स्टेट का दर्जा चाहिए। सुना किसी ने ये न्यूज़? लद्दाख कह रहा है उसको स्टेट चाहिए, कंप्लीट स्टेट का दर्जा चाहिए, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अनीश बहुत लेट हो गए बेटा, क्लास 7 बजे से शुरू होती है। 4 लेक्चर हो गए हैं, चारों के रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप में पड़े हुए हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर चारों पड़े हुए हैं, जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करो और लाइव क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करो। क्योंकि एक बार कोर्स
और जितने भी बच्चे जा रहे हैं अभी, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, बेटा रिवीजन इज मस्ट। विदाउट रिवीजन आप इंडियन ज्योग्राफी में कमांड नहीं ला पाओगे। इंडियन ज्योग्राफी में फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, कंसेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी में होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में हम उनको कहानी की तरह पढ़ लेते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड, देव मतलब देवता मतलब टेम्पल्स होंगे, टेम्पल्स मतलब हिल स्टेशन होंगे, हिल स्टेशन मतलब गंगोत्री यमुनोत्री मतलब ग्लेशियर्स होंगे, ऐसे कहानी बना के पढ़ लेते हैं। बट कंसेप्ट से ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगली क्लास में। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगा 1-2 घंटे के बाद।